जंगल में एक बहुत सुंदर सा शेर होता है और उसका एक सफ़ेद कलर का मंत्री दूसरा शेर होता है। वह मंत्री जो सफ़ेद शेर होता है वह अपने राजा शेर का बहुत वफादार होता है। वह राजा शेर भी जंगल में बड़ा ही आराम से शासन करता है, क्योंकि उसका सफ़ेद शेर मंत्री बहुत बहादुर होता है और हर चीज़ का ध्यान रखता है। और ये राजा भी अपने न्यायपूर्ण बिहेवियर के लिए सभी जंगल के जानवरों में बड़ा मशहूर होता है। सारे जंगली जानवर अपने राजा को बहुत प्यार करते हैं और राजा अपने सफ़ेद मंत्री शेर पे बहुत भरोसा करता है। और राजा का एक छोटा सा बच्चा भी होता है जो उसका राजकुमार बेटा होता है। सफ़ेद शेर उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, क्योंकि वह फ्यूचर का राजा बनने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ टाइगर जो होता है वह उस सफ़ेद शेर से बहुत चिढ़ता है। वह देखता है ये राजा हमेशा इस सफ़ेद शेर को ही अपना समझता है और इसी को ही बड़ा महत्व देता है। और वह टाइगर सफ़ेद शेर हटा के खुद को मंत्री बनाने का सपना देखता है, लेकिन उसका ये सपना सफ़ेद शेर के रहते हुए कभी पूरा नहीं हो सकता था। इसीलिए वह टाइगर हमेशा कुछ ना कुछ चाल चलता रहता था। फिर एक दिन जब राजकुमार कहीं घूम रहा होता है, तब वह टाइगर राजकुमार को उठा के पहाड़ी पे ले जाता है और उसे मारने का प्लान बनाता है। जब वो उसे मारने वाला होता है तभी सफ़ेद शेर वहाँ पे आ जाता है। सफ़ेद शेर बोलता है, अरे ओए कालू टाइगर, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे राजकुमार को उठाने की? तू हमारे राजकुमार को मारना चाहता है? मेरे जीते जी ये कभी नहीं हो सकता, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फिर वह टाइगर पे अटैक कर देता है। उन दोनों के ऊपर बहुत घमासान लड़ाई होती है। शुरुआत में सफ़ेद शेर टाइगर पे हावी होता है, लेकिन टाइगर छल कपट से सफ़ेद शेर को पहाड़ी से गिरा देता है। पहाड़ी से सफ़ेद शेर बहुत नीचे गहराई में जाके गिर जाता है। तब वह टाइगर राजकुमार की तरफ बढ़ता है और उसको अटैक करके उसको भी मार देता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल के राजा शेर अपने बच्चे को अपनी गुफा में न पाके बड़े चिंतित हो जाते हैं। फिर वह सभी जंगली जानवरों के साथ उसे ढूंढने लग जाते हैं। वह ढूंढते हैं, अरे मेरे प्यारे बच्चे, अरे मेरे राजकुमार, तुम कहाँ हो? बाकी सब जंगली जानवर भी राजकुमार की आवाज़ लगाते हुए ढूंढते हैं। वह ऐसा करते करते पहाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं। तभी टाइगर को लगता है शेर राजा और सारे जंगली जानवर आ रहे हैं। तब वो सोचता है, अरे मुझे कुछ तरकीब लगानी पड़ेगी। तब वह अपने आप को ही घायल कर देता है। जैसे ही सारे जानवर और राजा वहाँ पे आता है तो टाइगर नीचे बैठ के रो रहा होता है। प्रिंस कुमार की लाश के पास लेट के रो रहा होता है। जब शेर वहाँ पहुँचता है तो टाइगर बोलता है, अरे राजकुमार हमारा मारा गया, अरे त्राहिमाम, उस सफ़ेद शेर ने हमारे राजकुमार को मार दिया। वह जंगल का राजा बनने का सपना देख रहा था। मैंने जैसे देखा वो उसको मार रहा था, मैं यहाँ पे भाग के आया। मेरे और उसके बीच में खूब लड़ाई हुई, लेकिन उसने हमारे राजकुमार को मार दिया। लेकिन राजा जी, मैंने आपका बदला ले लिया। मैंने उसे भी मार के पहाड़ी के नीचे फेंक दिया है, लेकिन उसमें मैं बहुत घायल हो गया, लेकिन मैं अपने राजकुमार को बचा नहीं पाया। इसका मुझे बहुत दुख है। अपने बच्चे की मौत देख के शेर राजा का तो दिल ही टूट जाता है। वह बहुत रोता है। उसके बाद वह रो रो के वापस अपने घर पे जाता है। वो बहुत मायूस होता है। कई दिनों तक वह अपनी गुफा के अंदर बिल्कुल मायूस पड़ा रहता है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के वह टाइगर अपने ही बच्चे को लेके शेर के पास पहुंचता है। वह शेर को बोलता है, अरे राजा जी, आप बहुत परेशान हैं। आप ऐसे परेशान रहेंगे तो जंगल का राजकाज कैसे चलेगा? आप एक काम करिए, आपको मेरा ये बच्चा अपने पास रख लीजिए, इससे आपका मन बहलेगा और आपका
मन भी शांत हो पाएगा। राजा फिर उस बच्चे को अपने पास रख लेता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। तब वह टाइगर और टाइगर का बच्चा आपस में बात कर रहे होते हैं। टाइगर का बच्चा बोलता है, अरे पापा, इस शेर के पास मुझे कब तक रहना पड़ेगा? आप कैसे भी करके मुझे इस जंगल का राजा घोषित करवाओ ना, जल्दी से जल्दी। तब वो टाइगर बोलता है, अरे बेटा देखो, मैं इसको चिपड़ी चिपड़ी बातों में बहला के तुझे राजकुमार घोषित करवाता हूँ, चलो। वो दोनों फिर शेर राजा के पास जाते हैं। वो शेर राजा को बोलता है, अरे शेर राजा जी, आप बहुत महान हैं, लेकिन अब आपको आराम करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है आपको इसे राजकुमार घोषित कर देना चाहिए, ताकि आप आराम से अपना जीवन यापन करो। शेर भी बहुत टूट चुका होता है उसके बच्चे की याद में, इसलिए वह सोचता है, हाँ ये सही सुझाव है, मैं तुम्हें अपना मंत्री घोषित कर देता हूँ और इसको यहाँ का राजा घोषित कर देता हूँ, यही सही रहेगा। तो अभी थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि दूर से सफ़ेद शेर आ रहा होता है। सफ़ेद शेर को आता हुआ देख के टाइगर और टाइगर के बच्चे का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो एकदम डर जाते हैं। वो देखते, अरे ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। तभी वहाँ पे सफ़ेद शेर आता है और वो बोलता है, रुक जाइए राजा जी, रुक जाइए, अरे राजपोशी मत करिए आप। तब राजा बोलता है, अरे सफ़ेद शेर तू आ गया, कपटी, तू तो मर गया था ना, तूने मेरे बच्चे को मारा। तब सफ़ेद शेर बोलता है, नहीं राजा जी, मैं अपने राजकुमार को कभी नहीं मार सकता, किसी तरह की हानि नहीं पहुंचा सकता। ये पूरा कराया इस टाइगर का काम है। इसने अपने बच्चे को राजा बनाने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा था। मुझे इसने पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था, लेकिन मैं पहाड़ी से नीचे गिरने के बाद कई दिनों तो घायल रहा। जैसे ही मैं ठीक हुआ, मैं फटाक से भाग के आया हूँ यहाँ पे। इसने अपने राजकुमार को मारा और इसको आपका भी मारने का प्लान है। इस चीज़ को देख के सारे जंगली जानवर चौंक जाते हैं। राजा को भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी टाइगर बोलता है, अरे तुम सब लोग मेरे सामने नतमस्तक होना पड़ेगा, अभी तुम्हारे राजा को मैं मारता हूँ। वह राजा पर जैसे अटैक करने वाला होता है, तभी सफ़ेद शेर उस पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। उसके बाद उसका बच्चा भी उस पर अटैक करता था, वो उसे भी मार देता है। इस तरह से वह सफ़ेद शेर उन दोनों को इस जंगल में समाप्त कर देता है और जंगल को उन दोनों से बचाता है। उसके बाद राजा जी सफ़ेद शेर को ही इस जंगल का राजा घोषित कर देते हैं। इस तरह से जंगल में फिर से खुशहाली आ जाती है। राजकुमार शेर और धूर्त टाइगर की कहानी। एक जंगल में एक शेरनी होती है और उसका बहुत प्यारा सा राजकुमार शेर होता है। वह दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं और बाकी सब जंगली जानवरों के साथ बड़ा खुल के और मिलजुल के रहते हैं। एक दिन उस जंगल में कहीं से एक टाइगर आ जाता है। वह बहुत दुष्ट टाइगर होता है। उसको एक दिन बहुत भूख लगी होती है। जैसे ही वह गुफा के पास जाता है तो उसे एक शेरनी दिखाई देती है और शेरनी का बच्चा दिखाई देता है। वह सोचता है, इस शेरनी के बच्चे को तो मैं आज खा ही जाऊंगा। तब वो गुफा की तरफ बढ़ता है, लेकिन शेरनी उसे वहीं रोक देती है। शेरनी बोलती है, अरे ओ टाइगर, ये तू इधर कहाँ आ रहा है, चल निकल जाए यहाँ से। तब वो टाइगर बोलता है, अरे शेरनी हट जा रास्ते से, मैं आज तो तेरे बच्चे को खा जाऊंगा और मेरी भूख मिटाऊंगा, नहीं तो मैं तुझे भी मार दूंगा। तब वो शेरनी वहाँ से बोलती है कि मैं जीते जी तो तुझे अंदर आने ही नहीं दूंगी। तब टाइगर बोलता है, ठीक है, फिर मैं तेरे को मार के आ जाऊंगा, हा हा हा। तब शेरनी और टाइगर के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई होती है। इतनी भयंकर लड़ाई होती है कि उसमें बेचारी शेरनी मर जाती है। उसके बाद वो जो राजकुमार शेर होता है वो पत्थरों के बीच में कहीं छुप जाता है। टाइगर जब उसे ढूंढने निकलता है तो वह उसे नहीं मिलता, तो फिर टाइगर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वह शेरनी का बच्चा शेरनी के पास आके बहुत रोता है। वो बोलता है, मम्मा मम्मा आप कहाँ चले गए, मुझे छोड़ के कहाँ चले गए। उसकी ऐसी रोना देख के बाकी के सारे जंगली जानवर भी वहाँ आ जाते हैं।
वह सब बोलते हैं, अरे हमारी रानी को ऐसा किसने किया, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हाथी राजा तो बहुत गुस्सा हो जाता है। तब वह राजकुमार रोते रोते सारी बात बताता है कि वह टाइगर ने उसकी माँ को मार दिया। तब हाथी राजा और बाकी सब जानवर जंगली मिलके उस टाइगर को मारने जंगल में जाते हैं। वो बोलते हैं कि हम उसे भी मार देंगे। वह जंगल में उसको मारने घूमने जाते हैं, लेकिन वह टाइगर तो बहुत पहले निकल चुका था जंगल से, वह उनको नहीं मिलता। वह जंगली जानवर वापस राजकुमार के पास आते हैं और वह राजकुमार को बोलते हैं, राजकुमार हमने बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला, लेकिन अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, इस दर्द से उभरना पड़ेगा। लेकिन वो राजकुमार बोलता है, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं अब क्या करूँ, मेरी माँ के बिना मैं कैसे रहूँगा। तब वहाँ पे जो गाय होती है उसको बहुत दया आती है उस राजकुमार पे। वह बोलती है, बेटा आज से तुम मेरे बच्चे रहोगे, तुम मेरे साथ ही रहोगे, मैं तुम्हें खाना पीने का तुम्हारा पूरा इंतज़ाम करूँगी। उसके बाद वह गाय और शेर का बच्चा आपस में बहुत घुल के रहने लग जाते हैं। धीरे धीरे टाइम जैसे बीतता है, शेर बड़ा होता जाता है और जब वो अच्छा सा बड़ा सा हो जाता है तब उसे अपनी माँ के बदले की याद आती है। वह अपने बदमाश के बदले की याद को लेके ही बड़ा हुआ था, लेकिन अब उसके अंदर ताकत आने के बाद वह अपनी गाय माता को बोलता है, माता माता अब मैं उस टाइगर को ढूंढूंगा और उसे मार दूंगा और अपनी माँ का बदला लूँगा। उसके बाद वह दूसरे जंगल में जाके उस टाइगर को ढूंढ लेता है, लेकिन जैसे ही वो उस पर अटैक कर रहा होता है वह देखता है कि वह टाइगर अपने बच्चे के साथ खेल रहा होता है। उस बच्चे को खेलता हुआ देख के उसे अपना भी बचपन याद आ जाता है। तब वह सोचता है कि अरे अगर मैंने इस टाइगर को भी मार दिया तो वह बच्चा एकदम अनाथ हो जाएगा, मेरे जैसे ही उसे भी दुख भरी जिंदगी जीनी पड़ेगी। मैं इसका जैसा क्रूर तो नहीं बन सकता ना, मैं इसको अब मार भी नहीं सकता, लेकिन इसे सबक सिखाना जरूरी है। तब वह शेर वहीं पे वेट करता है। जब टाइगर खाना ढूंढने के लिए बाहर जाता है तो वह शेर उसके टाइगर के बच्चे को उठा के अपने साथ लेके आ जाता है। जब टाइगर वापस वहाँ पे आता है तो अपने बच्चे को नहीं पाता तो वो बहुत घबरा जाता है, अपने बच्चों को सब जगह ढूंढता है, उसे अपना बच्चा मिलता ही नहीं है, वो बहुत दुखी हो जाता है। तब वहाँ पे बंदर उसका दुख देख के उसको बोलता है, अरे ओए धूर्त टाइगर, तू कितना धूर्त है, आज तुझे तेरे कर्मों की सजा मिली है, तूने सब जानवरों के साथ बहुत बुरा किया है, उसकी तुझे सजा मिली है। तो टाइगर बोलता है, हाँ मुझे सज़ा मिल गई, लेकिन मेरी सज़ा मेरे बच्चे को नहीं देनी चाहिए, मेरा प्यारा बच्चा कहाँ चला गया, मुझे मिल नहीं रहा। तब बंदर उसे बताता है कि तेरे बच्चे को वह दूसरे जंगल का शेर उठा ले गया है, जा उसके पास और तूने उसका ज़रूर कुछ ना कुछ किया होगा, जाके उससे माफ़ी मांग और अपने बच्चे को लेके आ जा, मैंने सुना है वो बहुत अच्छा है। तब टाइगर को अपनी पुरानी वाली की गई गलती का पता चलता है। वो बोलता है, हाँ मैंने एक गलती करी थी, पिछली बार उस जंगल में जो शेरनी थी मैं उसको मार के आया था, ये शावक ज़रूर उसका, ये जो राजा है वो ज़रूर उसका ही बेटा होगा, उसने ज़रूर मुझसे बदला लेने के लिए मेरे बच्चे को ले गया होगा, कहीं वो मेरे बच्चे को मार न दे। तब बंदर बोलता है, मेरे हिसाब से तो उसने नहीं मारा, अगर मारना होता तो वो यहीं मार देता, तुम जाओ जल्दी से वहाँ पे उससे माफ़ी मांगो और अपने बच्चे को लेके जाओ। तब वह उसके पास जाता है, सारे जंगली जानवर वहाँ उसकी गुफा के पास इकट्ठा हो जाते हैं और वो टाइगर वहाँ पे दुहार लगाता है कि हे राजा, मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरा बच्चा दे दो ना, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे मालूम है मैंने आपकी माँ के साथ गलत किया था, उसके लिए मुझे बहुत माफ़ी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मेरा बच्चा मुझे दे दीजिए। उसके बाद वह शेर बोलता है, हाँ तूने ही मेरी माँ को मारा था, अब तुझे एहसास हुआ ना कि जब अपने से कोई अलग हो जाता है तो उसका दर्द क्या होता है, मैं कितने लंबे टाइम से इस दर्द में जिया हूँ, लेकिन मैं तेरे जैसा क्रूर नहीं हूँ, मैं तेरे बच्चे का कुछ नहीं किया, वो अंदर सेफ है, ले जा। फिर उसके बाद वह उसका बच्चा उसको दे देता है। टाइगर अपने बच्चे को लेके बहुत खुश होता है और वह शेर राजा का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। वह बोलता है, शेर राजा मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मैं आगे से किसी भी जानवर के साथ कोई भी गलत काम नहीं करूँगा और अपने बच्चे को भी अच्छे ही आदर्श सिखाऊंगा। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। आइए
इन दो कहानियों से हमने क्या सीखा? इस पहली कहानी से हमने यह सीखा कि हमें हमारे वफादार लोगों पे कभी शक नहीं करना चाहिए। जिस तरह से शेर राजा ने उस टाइगर के कहने पे अपने सफ़ेद शेर पे शक कर लिया था और गलती कर बैठा, इसलिए अपने वफादार को हमेशा जल्दी से शक नहीं करना चाहिए। और दूसरी कहानी से हमने यह सीखा कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, नहीं तो किसी के साथ अगर बुरा करेंगे तो बुराई पलट के वापस से हमारे पास आ जाएगी और हमें भी किसी न किसी तरह से हानि पहुंचा सकती है। इसीलिए अच्छे से रहिए, सबके साथ अच्छा करिए और मिलजुल के रहिए। रामपुर नाम का एक प्यारा सा जंगल होता है। उस जंगल में एक शेर राजा होता है। वह शेर राजा अपने न्यायपूर्ण व्यवस्था और अपने कठोर न्यायपूर्ण जजमेंट के लिए बड़ा फेमस होता है और सारे जंगली जानवर उसकी न्याय व्यवस्था के लिए बड़ी उसकी प्रशंसा करते हैं। सारे जंगली जानवर बोलते हैं, अरे ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें इस तरह के राजा मिले हैं। वह जंगल में न्याय को पूरी तरह से स्टेबलाइज करके रखते हैं। वह कहीं पे भी गलत तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसीलिए तो इतने सालों से हमारे जंगल में कोई उपद्रव या चोरी चकारी अभी तक भी नहीं हुई है। ये सब हमारे राजा की ही देन है। हमारे राजा न्याय व्यवस्था को स्टेबलाइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। धन्य हैं हम सब लोग जो ऐसे राजा हमें मिले हैं। लेकिन एक दिन खरगोश और खरगोश की बीवी राजा के पास पहुंचती है। वो राजा के पास जाके गुहार लगाती है, अरे राजा जी अनर्थ हो गया। इतने दिनों से हमारे जंगल में कितनी सुख शांति थी। हमारे जंगल में किसी तरह का कोई अपराध नहीं हुआ था। ये आपकी ही सुशासन का ही नतीजा था। लेकिन देखिए आज क्या हुआ, हमारे जंगल में पहली बार अनर्थ हुआ है। हमारे जंगल में पहली बार चोरी हुई है, वो भी हमारे घर से हमारे खानदान का बेशकीमती हार चोरी हो गया है। वह हमारे खानदान की बहुत पुरानी निशानी थी, वो बेशकीमती था बहुत, हमें उसको चाहिए। वह हमारे खानदान की निशानी है, नहीं तो हम बहुत दुखी होंगे। हम क्या करेंगे, हमें वो हार चाहिए ही चाहिए। तब राजा बोलता है, अरे ये कैसे हो गया, मेरे राज में चोरी, ये तो हो ही नहीं सकता। ये किसने करी है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसे सजा दी जाएगी, कठोर से भी कठोर सजा दी जाएगी। तब राजा अपने सबसे समझदार मंत्री बंदर को बुलाता है। वो बंदर से डिस्कशन करता है और बंदर को बोलता है, अरे ओ बंदर, देखना यार, इतना टाइम हो गया, कभी हमारे जंगल में किसी तरह की कोई चोरी चकारी या कोई इसी तरह का उपद्रव नहीं हुआ, लेकिन आज हो गया। देखो उन खरगोश और खरगोशनी का बेशकीमती हार कोई चोरी कर लिया है। हम उसको पकड़ना पड़ेगा चोर को, और उसे कठोर से कठोर सजा देनी पड़ेगी। तुम कुछ सुझाव कर सकते हो तो देखो, इस मामले को तुम्ही को देखना पड़ेगा। तब बंदर बोलता है, अरे शेर राजा जी, बिल्कुल, हम अपने गुप्तचरों को इस जंगल में चारों तरफ बिछा देंगे और उस चोर को पकड़ लेंगे। आप चिंता मत करिए, अब वह चोर ज्यादा देर तक नहीं छिप सकता। उसके बाद बंदर ने पूरे जंगल में अपने गुप्तचर फैला देता है। चारों तरफ ही गुप्तचर उसके फैल जाते हैं। फिर एक दिन जो भेड़िया एक हाथी को हार दे रहा होता है, वह बोलता है, अरे ओ हाथी राजा, देखो यहाँ बड़ा बेशकीमती है, यहाँ कम से कम 10 लाख का है, लेकिन मैं तुमको 50,000 में दे देता हूँ, बोलो ले रहे हो क्या? तब हाथी राजा को शक होता है। वो बोलता है, और तुम मुझे 50,000 में दे रहे हो, ये कैसे हो सकता है? 10 लाख का हार तो बहुत महंगा होता है और तुम मुझे इतना सस्ता दे रहे हो। ज़रूर ये चोरी का होगा, इसलिए तुम मुझे इसलिए दे रहे हो। मैं इस तरह के पछड़े में नहीं पड़ना चाहता, जाओ यहाँ से, मैं नहीं खरीदूंगा ये हार। फिर उसके बाद वह भेड़िया उस हार को लेकर चला जाता है। तब वहीं पे ही ये सारी बात गुप्तचर मैना सुन लेती है
मीना फिर जाके बंदर को ये सारी बात बताती है कि वह भेड़िया ही है जो चोर है, वह हार बेचता फिर रहा है और वो बेशकीमती हार है, ज़रूर न ज़रूर वो हार खरगोश का ही होगा। उसके बाद सारा मंत्रिमंडल बैठता है, सारे जानने जानवर आते हैं और शेर राजा भी आता है। और फिर बंदर शेर राजा को बोलता है, अरे शेर राजा जी, चोर पकड़ा गया है, मुझे मालूम है चोर कौन है, लेकिन हम शेर को एक में कर देते हैं। तब शेर राजा बोलता है, हाँ हाँ मैं ज़रूर देता हूँ। अगर जो भी चोर है अगर अपने आप सामने आ जाता है तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे, और अगर वो सामने नहीं आता है और अगर बंदर मुझे बताता कौन है तो उसको मैं इसी समय ख़त्म कर दूंगा। राजा की इस तरह की बात सुन के सारे जंगली जानवर डर जाते हैं और जो भेड़िया होता है वो तो एकदम दुबक जाता है। तब बंदर बीच में बोलता है, अरे शेर राजा जी, हमारे जंगल में पहली बार चोरी हुई है, हमें इतना कठोर नहीं होना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, इस बार पहली बार चोरी हुई है तो अगर वो खुद सामने आता है तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा, अगर वो नहीं माना तो फिर उसे सजा दी जाएगी। तब शेर राजा बोलता है, मुझे बंदर का सुझाव ठीक लगा है, जो भी है सामने आ जाओ, आखिरी मौका है, माफ़ी मिल जाएगी। ये बात सुन के भेड़िया फटाक से बाहर आ जाता है और बोलता है, अरे शेर राजा जी, मुझे माफ़ कीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती हो गई, ये रहा वो हार, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से कभी चोरी नहीं करूँगा। उसके हार लेने के बाद वह हार खरगोश को दिया जाता है और शेर राजा अपने कहे अनुसार उस भेड़िए को चेतावनी देके छोड़ देता है। वह बोलता है, अरे भेड़िया देख लो, आज पहली बार गलती है, बंदर के सुझाव की वजह से आज तुम बच गए हो, आगे से गलती करोगे तो बच नहीं पाओगे, आगे से कोई भी किसी तरह का उपद्रव किया तो उसे कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। इस तरह से राजा अपना जजमेंट सुनाता है और फिर जंगल में सब लोग आराम से चले जाते हैं। फिर एक बार हिरन और हिरन का जोड़ा गाय के पास जाते हैं। वह गाय को जाके बोलते हैं, अरे गाय रानी, हमारा बच्चा छोटा है, उसे दूध की बहुत ज़रूरत है, उसे बहुत भूख लगती है, उसके लिए हमारा दूध सफिशिएंट नहीं है, क्या आप हमें दूध देंगे? हमारे बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा। तब गाय बोलती है, अरे क्यों नहीं, बच्चे को दूध पिलाना ये तो सौभाग्य की बात है, आपका बच्चा अगर मेरे दूध से पलेगा बढ़ेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपको आगे से आने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं ही दूध डेली आपके घर पहुंचा दिया करूँगी। ऐसा जब वह बोल रही होती तो पेड़ के ऊपर बिल्ला बैठा होता है। वह बिल्ला ये सारी बात सुन लेता है। वह बिल्ला बोलता है, अरे देखो, इस गाय को जब मैंने मांगा तो मुझे दूध नहीं दिया, इन दोनों ने मांगा तो इनको दूध दे रहा है, लेकिन अब मैं दिखाऊंगा इसको मज़ा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, हा हा हा। फिर अगले दिन जब गाय बकरी को बुलाती है, वो बकरी को बोलती है, अरे बकरी, ये दूध की बाल्टी ले जाओ और वो हिरण और हिरणी के घर पे जाके देके आ जाओ, उनके बच्चे को चाहिए, और तुम एक काम करा करो, डेली मैं सुबह रख दिया करूँगी, तुम अपने से आके ले जाके डेली डेली उनको दे दिया करो। तब बकरी बोलती है, मैं ऐसा ही करूँगी। और फिर वो बाल्टी उठा के हिरण के घर जा रही होती है और वो बिल्ला पीछे पीछे उसके जा रहा होता है। बिल्ला सोचता है, इस बार तो मुझे डायरेक्ट अटैक नहीं करना है, लेकिन कल से ये सारा दूध मैं ही पी जाऊंगा, हा हा हा। फिर अगले दिन गाय वह दूध बाल्टी भर के बाहर रख देती है। तभी बिल्ला आता है अंधेरे में और वो सारा दूध पी के उस बाल्टी को भेड़िए के घर पे छोड़ के रह जाता है। उसके जब बकरी आती है तो बकरी को कुछ नहीं मिलता। बकरी सोचती शायद आज गिर गया होगा दूध, या फिर गाय ने दिया ही नहीं होगा। इस तरह से 2-3 बार होता है। तब गाय को, बकरी को और हिरण को लगता है कुछ गड़बड़ है, दूध की चोरी हो रही है। तो वह फिर से राजा के पास जाते हैं। राजा को बोलते हैं, अरे राजा, त्राहिमाम, देखिए फिर से हमारे घर पे चोरी हुई है, दूध हमारा डेली चोरी हो रहा है। गाय डेली दूध रात को रखती है और जैसे ही बकरी उसको देने आती है तो उसको नहीं मिलता कुछ भी, दूध की चोरी हो रही है, कोई ना कोई चोर है, आप पता करिए ना। और फिर
बाकी सब जंगली जानवर भेड़िए को ही निशाना बनाते हैं। सब बोलते हैं कि देखिए ना, वह बाल्टी, खाली बाल्टी भेड़िए के घर के सामने ही मिलती है। जरूर भेड़िए ही चोरी कर रहा है, उसने पहले भी चोरी करी थी, वो फिर से चोरी कर रहा है, आपको उसको सजा देना चाहिए। फिर राजा बोलता है, अच्छा आप सबको यही लगता है कि भेड़िया ही चोरी कर रहा है, तो उसे जरूर सजा दी जाएगी। तब बंदर फिर से बीच में इंटरवेन करता है। वह बोलता है, मुझे नहीं लगता कि भेड़िया चोर है। अगर वह चोर होता तो वह क्यों बाल्टी अपने घर के सामने ही रखता? वह जरूर बाल्टी कहीं और फेंक के आता। मेरे हिसाब से भेड़िया चोर नहीं है। तब राजा और बंदर को साइड में लेके जाता है और उससे डिस्कशन करता है। वह बोलता है, अरे बंदर राजा, तुम्हारी बात में दम तो है, लेकिन फिर चोर को कैसे पकड़े? तब बंदर बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है। हम क्या करते हैं, हम अपने गुप्तचर फैला देते हैं। जैसे ही वो चोर आएगा चोरी करने दूध को, हम उसको पकड़ लेंगे। लेकिन ये सारी बात बिल्ला भी सुन रहा होता है। फिर अगले दिन बिल्ला जब पेड़ पे बैठा होता है और गुप्तचर चारों तरफ फैले होते हैं, तब बिल्ला पेड़ पे चढ़ा चढ़ा बोलता है, हाँ, मुझे बेवकूफ़ समझाए क्या? अब तो मैं चोरी नहीं करूँगा जब तक ये गुप्तचर रहेंगे। मैं तो चोरी नहीं करने वाला। हा। फिर ऐसा ही होता है। गाय रात को दूध रखती है, सुबह होती है तो दूध चोरी नहीं होता। बकरी दूध लेके हिरण को दे के आ जाती है। इस तरह से 2-3 दिन हो जाते हैं और दिन बीतते जाते हैं, दूध का चोरी होती नहीं है। राजा फिर से सभा बुलाता है। उस सभा में वो फिर ऐलान करता है कि अरे देखिए, बंदर उस चोर को पकड़ने में नाकाम रहा, लेकिन यह तो ठीक नहीं है, चोर को पकड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं बंदर को केवल 3 दिन का ही समय देता हूँ। 3 दिन में अगर बंदर ने कार्रवाई नहीं करी तो बंदर के अगेंस्ट ही कठोर कार्रवाई लेनी पड़ेगी मुझे। तब बंदर बोलता है, अरे राजा साहब, 3 दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, चोर को मैंने पकड़ लिया है। चोर वह भेड़िया ही है, उस भेड़िए को सजा दीजिए आप। तब भेड़िया बोलता है, अरे नहीं, मैंने चोरी नहीं करी, ये तो गलत बात है। तो आपके पर बारी आई बंदर जी, तो आपने फटाक से मेरा नाम ले दिया बिना किसी तहकीकात के, ये तो गलत है। तब बंदर बोलता है, नहीं, चोरी तुम ही नहीं की है, तुम ही चोर हो, तुमने पहले भी चोरी की थी, इसलिए अब तुम्हें सजा दी जाएगी। राजा जी फिर अपने मंत्री की बात मान के भेड़िए को देश निकाले का फरमान जारी कर देते हैं और भेड़िया उस जंगल से बाहर चला जाता है। उसके बाद जब अगले दिन फिर से गाय दूध देती है, तब वह बिल्ला पेड़ पे बैठा बैठा ये सब देख रहा होता है। वह बोलता है, हा, अब तो कोई गुप्तचर नहीं है, अब ये दूध पीने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। हा। फिर बिल्ला नीचे आके दूध पे जाता है, दूध पीने लग जाता है। जैसे वो दूध पी रहा होता है, अचानक से चारों तरफ वो घिर जाता है। सारे जंगली जानवर उसे घेर लेते हैं। शेर भी वहीं पे आ जाता है, शेर भी उसे पकड़ लेता है। और फिर शेर बोलता है, अरे बोल बिल्ला, तूने क्या हम सबको बेवकूफ़ समझा था? हमारी ये तो प्लानिंग थी, हमने ये पूरा प्लान तुझे पकड़ने के लिए ही किया था। हमने भेड़िए को सजा देने का नाटक रचा था। देखो ये रहा भेड़िया हमारा दोस्त, इसने तुम्हें पकड़ाने में मदद करी। तुम बैकऑफ हो गए भेड़िए को सजा मिलने के बाद। अब तुमको सजा मिलेगी, तुम्हारी सजा बहुत कठोर होगी। उसके बाद शेर राजा उसे कठोर से कठोर सजा देके उसको कारागार में बंद कर देते हैं और फिर जंगल में फिर से सुख शांति आ जाती है। इस तरह से जंगल का चोर पकड़ा जाता है। आइए दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि चोर कितना ही शातिर, कितना ही चालाक क्यों ना हो, कभी ना कभी पकड़ा जरूर जाता है। इसीलिए हमें किसी भी गलत रास्ते पे या चोरी चकारी वाले रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, वरना हम कितने ही शातिर और चालाक क्यों ना हो, कभी ना कभी जरूर पकड़े जाएंगे। इसीलिए सही रास्ते पे चलिए और सच्चे रास्ते पे चलिए और सबके साथ मिलजुल के रहिए। तब एक खूबसूरत जंगल होता है। उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं। वह सारे जंगली जानवर बहुत खुशहाल और खुशी से रहते हैं। वह लोग आपस में खाना खाते हैं और एक दूसरे के साथ एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं। वहीं एक दिन दूसरे जंगल से
एक बहुत ताकतवर और बहुत बड़ा गेंडा आता है। वो गेंडा बड़ा क्रूर होता है और अपने में ही बड़ा मस्त होता है। वह गेंडा भागता है, बहुत तेज भागता है, मस्ती में इधर उधर भागता रहता है। एक दिन वह उसको बड़ी मस्ती सूझती है। वह तेजी से भागना शुरू करता है। वो तेजी से भागता है तो उसके सामने बाकी सारे जानवर खाना खा रहे होते हैं। वो इतनी तेजी से भाग के आ रहा होता है तो सारे जंगली जानवर उसे देख के घबरा जाते हैं। सारे जंगली जानवर इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे बकरी का बच्चा कुछ समझ नहीं आता उसको। वो एक ही जगह पे अटक जाता है। जैसे ही राइनो उसके पास में आता है तो राइनो तो उसे अपने मुंह से एक मारता है और उससे वो उड़ के दूसरी तरफ जाके गिर जाता है। लेकिन राइनो अपनी स्पीड को कम नहीं करता। वो तेजी से भागता हुआ जाता है। तभी उसके सामने एक पेड़ आता है। वो पेड़ को भी दे मारता है। उसकी मार से पेड़ उखड़ के गिर जाता है। पेड़ के उखड़ने गिरने के बाद गेंडा हंसने लग जाता है। हा 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 हा। उसको अपनी शक्ति पे घमंड होता है। वह बोलता है हा 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 हा, कोई है मुझसे ज्यादा ताकतवर? हा हा, मेरी एक बार में ही मैंने तो इस पेड़ को उखाड़ के फेंक दिया। हा हा हा, देखा मेरी पावर? कोई नहीं है मेरे सामने। मेरी ताकत के सामने सबको नतमस्तक होना पड़ेगा। हा 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 हा, मैं हूँ सबसे बलशाली। तभी बाकी के जंगली जानवर वहाँ इकट्ठा होते हैं। उसमें से हाथी बोलता है, अरे ओ गेंडे, ये क्या तेरा बदसलूकी है? इस तरह से भाग रहा है तो तूने देखा नहीं कि तूने बकरी के बच्चे को उछाल के फेंक दिया? उसे कितना चोट आई देखा तूने? और ये क्या किया तूने? तूने अपनी वार से पेड़ को भी गिरा दिया। अगर तू इस तरह से करता रहेगा तो जंगल के काफ़ी सारे पेड़ टूट जाएंगे। फिर हमारा जंगल बचेगा कहाँ पे? तेरी इन हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तब वह गेंडा अपने घमंड में बोलता है, अरे मैं क्या करूँ? मेरे में शक्ति ही इतनी है। मेरे सामने जो आएगा मैं उसे उड़ा के फेंक दूंगा। मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। तब हाथी बोलता है, अरे ताकत की अगर बात करेगा तो मेरे से ज़्यादा थोड़ी ना बलशाली है तू। मैं चाहूँ तो अपनी एक ही सूंड से, एक ही दांतों से पेड़ों को उखाड़ उखाड़ के फेंक सकता हूँ। क्या मैं ऐसा करता हूँ? नहीं करता। मैं भाईचारे से रहता हूँ और अपने जंगल को भी बचा के रखता हूँ। तब गेंडा बोलता है, अरे जिसको जो मर्जी वो करे और मेरी मर्जी मैं वही करूँगा। मुझे इसमें करने में बहुत मज़ा आता है। मुझे कोई नहीं रोक सकता। और फिर गेंडा यह चीज़ बोल के वहाँ से चला जाता है। तब सारे जंगली जानवर आपस में इकट्ठा होते हैं। वह सोचते हैं इसी तरह से अगर चलता रहा तो ये गेंडा बहुत से जंगली जानवरों को चोट पहुंचा देगा और उसके साथ साथ ही बहुत सारे पेड़ भी उखाड़ देगा। अगर सारे पेड़ उखड़ गए तो हमारे लिए खाने पीने के साथ साथ जंगल भी नहीं बचेगा। ये तो बहुत नुकसान होगा। इस गेंडे का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तब वहीं पे हिरण समझदार सामने आता है। वह बोलता है, हाँ कुछ ना कुछ तो तरकीब लगानी पड़ेगी। इस गेंडे को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा। तब वो सोचते सोचते सारे लोग जंगल में घूम रहे होते हैं। तभी उनको एक गुफा दिखाई देती है। गुफा के पास में एक बड़ा सारा पत्थर भी होता है। इस चीज़ को देखे हिरण के दिमाग में एक तरकीब आती है। हिरण सब लोगों को इकट्ठा करता है और बोलता है, मुझे एक बहुत ही अच्छी तरकीब याद आई है। उस तरकीब से इस गेंडे का हम परमानेंट इलाज कर देंगे। मुझे बस कल हमको उस गेंडे को यहाँ बुलाना है। और फिर वह सबको तरकीब बता के गेंडे के पास जाता है। वह गेंडे को जाके बोलता है, अरे ओ गेंडे, तू अपने आप को बहुत बलशाली समझता है ना? वो गेंडा बोलता है, हाँ इसमें क्या शक है, मैं हूँ बहुत बलशाली। तब वह सब लोग हंसने लग जाते हैं। तब गेंडा बोलता है, तुम हंस क्यों रहे हो? मैं हूँ बलशाली। तब हिरन बोलता है, नहीं नहीं, तुम अब बलशाली नहीं रहे। दूसरे जंगल से एक और गेंडा आया है
वह तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर, तुमसे भी ज़्यादा बलशाली है। हमने जब तुम्हारे बारे में उसको बताया तो उसने बोला, अरे मेरे सामने वो पिद्दा सा क्या टिकेगा, उसको तो मैं उड़ा के फेंक दूंगा। तब गेंडा इस चीज से गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मेरे बारे में ऐसा कहा उसने, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तब हिरण बोलता है, अरे छोड़ने वाली क्या बात कर रहे हो, दम है तो उसका जाके सामना करो, अगर तुम में दम है तो चलो। तो गेंडा बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं उसका सामना जरूर करूंगा और उसको परास्त कर दूंगा। तब हिरण उसको लेके जंगल के उस जगह पे ले जाता है जहाँ पे वो गुफा होती है। वह गुफा के पास जाता है। तब हिरण बोलता है, अरे ओ गेंडे, तेरे को डर लग रहा है क्या? अगर डर नहीं लग रहा है तो जा गुफा के सामने पास जाके उसे चुनौती दे, वह गुफा के अंदर ही है। तब गेंडा बोलता, मैं किसी से नहीं डरता, अभी जाके उस गुफा पे जाके उसको ललकारता हूँ। तब वह गुफा के पास जाता है और बोलता है, अरे ओए बाहर हाँ, दम है तो मैं बलशाली तेरा इंतजार कर रहा हूँ, मैं तुझे चकनाचूर कर दूंगा। जैसे ही वो गुफा में इस तरह की आवाज लगाता है तब गुफा में वापस से वही आवाज पलट के आती है, क्योंकि वह गुफा होती है। तब वही आवाज वापस उसको सुनाई देती है, उसको चुनौती देती हुई। तब उस गेंडे को लगता है सच में इस गुफा में कोई दूसरा राइनो है, दूसरा गेंडा है। तब वो बोलता है, अरे ये तो सच में इधर ही है, मुझे इसको नहीं छोड़ूंगा। तब हिरण बोलता है, अरे तो बाहर खड़े खड़े लड़ाई करोगे क्या? दम है तो जाओ अंदर और उससे लड़ाई करके दिखाओ। तब गेंडा तेजी से उस गुफा के अंदर भागने लग जाता है। वह गुफा बहुत अंधेरी होती है, वो अंदर ही अंदर जा रहा होता है। तभी हिरण हाथी को बोलता है, अरे हाथी राजा, वो पास में बड़ा सा पत्थर है ना, उसको खिसका के आप इस गुफा को बंद कर दो, जल्दी से जल्दी हो सकता है। तभी वह हाथी उस पत्थर को खिसकाने लग जाता है। तभी वो गेंडा अंदर जाके फिर से ललकारता है, अरे ओ बुज़दिल, कहाँ छिप गया है, मुझे दिख ही नहीं रहा है, सामने आ मेरे, मैं तुझे चकनाचूर कर दूंगा। यही आवाज फिर से उसे रिपीट करके सुनाई देती है। तब गेंडा समझ जाता है कि उसे तो बेवकूफ बना दिया गया है। वह बोलता है, अरे मेरे को बेवकूफ बनाया, ये इतनी जरूरत इस हिरण की, आज इस हिरण का तो मैं काम तमाम कर दूंगा। और फिर वो वापस पीछे मुड़ के भागने लग जाता है। उसे दिखता है कि गुफा का दरवाजा बंद हो रहा होता है। तब वो और तेजी से भागता है। धीरे धीरे हाथी उस पत्थर को खिसकाता जाता है और गुफा को उस पत्थर से बंद कर देता है। तभी वो राइनो अंदर भागता हुआ आता है पागल सा। वो सोचता है कि इस पत्थर को तो उड़ा देगा। वो जाके उस पत्थर पे तेजी से अपने मुंह से वार करता है, लेकिन वो पत्थर को तो हिला ही नहीं पाता, क्योंकि वो पत्थर बहुत बड़ा होता है और उसको चोट भी लग जाती है। वह कई बार प्रयास करता है वहाँ से, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। तब अंदर से वह चिल्लाता है, वो बोलता है, अरे मुझे बचाओ, मैं फंस गया यहाँ पे, मैं फंस गया। तब बाहर से सब जंगली जानवर हंसने लग जाते हैं। तब हिरण बोलता है, अरे ओ राइनो, तूने जंगली जानवर के सभी लोगों को बहुत परेशान किया है, यही तेरी सजा है। आगे से तू अब किसी को परेशान नहीं करेगा और इसके अंदर जिंदगी भर के लिए फंसा रहेगा। तब राइनो बोलता है, अरे मुझे समझ आ गया, मैं कितना गलत करता था, मुझे माफ करो, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे बाहर निकालो ना, इसके अंदर रहा तो मैं तो मर ही जाऊँगा। तुम लोग बहुत अच्छे हो ना, तुम लोग बहुत दयालु हो, कृपया करके मुझ पर दया करो, मैं आज के बाद कभी गलती नहीं करूँगा, मैं सबके साथ मिलजुल के रहूँगा, मुझे माफ़ कर दो ना प्लीज़। उसकी इस तरह की माफ़ी द्वारा की गई चीज से सारे जंगली जानवर समझ जाते हैं कि इसको सबक मिल चुका है, हमें इसको माफ़ कर देना चाहिए। तब हाथी राजा बोलता है, हाँ, हमें लग रहा है इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें दरवाजे को खोल के इसको बाहर निकाल लेना चाहिए। तब सब लोग सहमति में हाँ भरते हैं।
फिर हाथी राजा उस पत्थर को वहाँ से खिसका के हटा देता है। तब राइनो यानी कि गेंडा बाहर आता है और गेंडा बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए सब लोग, मैंने बहुत लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। देखो इस पत्थर को मैं हिला तक नहीं पाया, लेकिन हाथी राजा ने इसको कितने आराम से हटा दिया। मुझसे बलशाली होने के बाद भी हाथी राजा किसी पे भी किसी तरह का दोष नहीं जमाता। यह अपनी शक्ति को उचित कार्य में यूज करता है। आज से मैं भी सभी को भलाई नहीं अपनी शक्ति का यूज करूँगा, किसी को परेशान नहीं करूँगा। इस तरह से सारे जंगली जानवर आपस में एक दूसरे के साथ खुशी से रहने लग जाते हैं। आइए इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें अपनी शक्ति पे गुरूर नहीं करना चाहिए और अपनी शक्ति में दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि हमेशा शक्ति पे भारी पड़ती है। जैसे कि हिरन ने गेंडे को सबक सिखाया और क्षमा करना सबसे बड़ा परोपकार होता है। जैसे सभी जंगली जानवर ने मिलके गेंडे को क्षमा कर दिया उसके पश्चाताप होने के बाद। हैप्पी प्यारा सा जंगल होता है। उस जंगल में एक सफेद कलर का बहुत ज़्यादा सुंदर एक ऊँट होता है। वह ऊँट अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड करता है। वह बाकी सब ऊँटों से सफ़ेद होने की वजह से बाकी ऊँटों के साथ भी बड़ा पक्षपात करता है। वह जब भी कहीं पे जाता है तो बाकी अपने दूसरे ऊँटों के साथ वह नहीं रहता, उनसे हमेशा वो दूरी बना के रखता है। वह रात के वक्त भी इतने घने जंगल में भी अकेला ही सोता है और अकेला ही रहता है। वह दूसरे ग्रुप के ऊँटों के साथ तो घूमता ही नहीं है। फिर कभी एक ऊँट उसे मिलता है, वह बोलता है, अरे दोस्त ऊँट, चलो वहाँ पे अपन सब मिलके पिकनिक मनाने जा रहे हैं झील के किनारे, तुम भी आ जाओ, अपना पूरा ऊँटों का ग्रुप मिलके मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे। तब वो वाइट ऊँट बोलता है, अरे तुम जैसे ऊँटों को मेरे पास आने की हिम्मत ही कैसे हुई? मैं तुमसे 10 किलोमीटर दूर रहना चाहता हूँ। तुम्हारे जैसे गंदे और बदबूदार ऊँट मेरे जैसे सुंदर ऊँट के आसपास भी भटकना नहीं चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे पास कैसे आ गए? तब वो दूसरा ऊँट बोलता है, अरे इसमें क्या अच्छा बुरा देख रहे हो? तुम भी तो ऊँट ही हो। तुम गोरे हो गए उससे क्या हुआ? तुम्हारी जो नस्ल है वो तो ऊँट की ही है, तुम हमारी ही तो जैसे हो। तब वाइट वाला ऊँट गुस्सा करके बोलता है, अरे तुम मेरे बराबर कैसे हो सकते हो? बिल्कुल नहीं, भाग जाओ यहाँ से। और फिर वाइट वाला ऊँट उसे लात मार के वहाँ से भगा देता है। इस तरह से वह ऊँट जंगल में सभी जानवरों के साथ अपनी सुंदरता की वजह से बड़ी बदसलूकी करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ इस जंगल में एक बहुत सुंदर सा और बहुत प्यारा हिरन भी होता है। वह इतना सुंदर होता है, सब जानवर उसकी सुंदरता की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन उसको अपनी सुंदरता पे तनिक भी घमंड नहीं होता। वह अपनी सुंदरता पे बिल्कुल घमंड नहीं करता। वह सभी जानवरों के साथ मिलजुल के रहता है और आराम से भाईचारे से रहता है। इसलिए सारे जंगली जानवर उसकी बहुत तारीफ करते हैं, उसको बहुत मानते हैं। फिर एक दिन जब सफ़ेद वाला ऊँट एक जगह बैठ के जुगाली कर रहा होता है, तो जुगाली करते करते उसके मुंह से झाग निकलती है और वो गिरने लग जाती है। तभी वहाँ से एक चूहा जा रहा होता है। चूहा जब वो जुगाली करते हुए ऊँट को देखता है तो उसे उससे घिन आती है और थोड़ी देर बाद उसके मुंह से छी छी, अरे ये क्या ऊँट है, कैसे जुगाली कर रहा है, इस तरह से कर रहा है, छी 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 छी। वो ऐसे करता है तो वो वाइट वाले ऊँट को बड़ा गुस्सा आता है। वह बोलता है, अरे चूहे, क्या हुआ तेरे को? तो क्यों इस तरह से मुंह चढ़ा रहा है? तब चूहा बोलता है, अरे ऊँट भैया, आपके मुंह से जुगाली वाला झाग निकल के नीचे गिर रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा।
आप थोड़ा ध्यान से जुगाली करिए ना। तब वो ऊँट बोलता, मुझे तेरी बात सुनाई नहीं दी, तो थोड़ा पास आके बोलेगा मेरे। तब ऊँट अपना सिर नीचे करता है और चूहा जब उसके कान में जाके बोलने लगता है तो उसके मुंह में, वो अपने मुंह में उसको पकड़ लेता है और उसको दबा देता है। तब चूहा बोलता है, अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, अरे ये क्या कर रहे हो तुमने, मुझे क्यों पकड़ लिया, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। फिर ऊँट उसे उठा के दूर फेंक देता है और उसे बोलता है, अरे गंदे बदबूदार चूहे, तेरी ज़रूरत कैसे हुई मेरे पे इस तरह के कमेंट करने की, तू भाग यहाँ से, नहीं तो अभी अभी मुंह में पकड़ के कुचल दूंगा तेरे को मैं। वो चूहा अपमान का घूंट पी के वहाँ से चला जाता है और वो जाते जाते सोचता है, इस ऊँट को तो किसी ना किसी तरह से सबक सिखाना ही पड़ेगा, इससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। तभी वह जाता जाता हिरन के पास जाता है। वह हिरन को बोलता है, अरे हिरन, वह ऊँट ना बहुत बदतमीज है और बहुत शैतान है, और जहाँ आप देखो आप कितने अच्छे हो, आपके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, आप बहुत सुंदर भी हो और आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटियाँ भी है, फिर भी आपको उसका तनिक भी घमंड नहीं है। उस ऊँट को देखो, वो बस गोरा है, इसी चक्कर में उसको इतना घमंड है। इस जंगल में आप ही हो जो उसको सबक सिखा सकते हो, प्लीज़ उसे सबक सिखाओ ना, ताकि बाकी सारे जंगली जानवर शांति से रह सकें। उसने सभी के नाक में दम कर रखा है। तब हिरन बोलता है, हाँ हाँ, मैंने भी बहुत सुना है उसके बारे में, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा उसका। तब जब ऊँट नदी के किनारे पानी पी रहा होता है तब हिरन भी वहाँ चला जाता है। हिरन को वहाँ पे पानी पीता देख ऊँट बोलता है, अरे ओए हिरन, गंदे हिरन, तू मेरे पास आके पानी पी रहा है, तेरी हिम्मत कैसे है मेरे पास पानी पीने की, मैं इतना सुंदर ऊँट हूँ, मेरे सामने तुझे पानी भी नहीं पीना चाहिए। तब वो हिरन बोलता है, अरे ओ, ये क्या बात कर रहे हो, ये पानी तो सभी का है, इस पानी पे सबका अधिकार है, तुम मुझे किस हक से बोल रहे हो कि मुझे यहाँ पानी नहीं पीना चाहिए, यहाँ पे पानी मैं पीऊँगा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। तब ऊँट बोलता है, अरे मेरे जैसे सुंदर, मेरे जितनी क्वालिटी वाले के साथ में तुम्हें तो आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। तब हिरन बोलता है, अरे तुम में क्वालिटी, तुमसे ज़्यादा क्वालिटी और तुमसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें तो मेरे पास है। तब उन दोनों के बीच में बहस होने लग जाती है। तब ऊँट बोलता है, अच्छा तेरे अंदर ये क्वालिटी है क्या कि तू बहुत सारा पानी पी के कई दिनों से तक स्टोर करके रख सकता है तेरे अंदर ये क्वालिटी? तब हिरन बोलता है, अरे मैं इतना तेज़ भागता हूँ ना कि चीता भी मुझे नहीं पकड़ पाता, क्या तेरे पास है ये क्वालिटी? तब ऊँट बोलता है, अरे मैं तो ऊंचे ऊंचे पेड़ों से पत्तियां भी खा लेता हूँ, तेरे पास है क्वालिटी? हिरन बोलता है, अरे मैं लंबी लंबी छलांगे मार लेता हूँ, इस झील को एक छलांग में पार कर सकता हूँ मैं, क्या तेरे पास है ये क्वालिटी? इस तरह से दोनों के बीच में अपनी अपनी क्वालिटी को लेके बहस होती जाती है। बहस बहुत लंबी चलती है लेकिन उसका कोई कंक्लूजन नहीं लगता। तभी हिरन उस ऊँट को रोकता है और वह बोलता है, ऐसे तो हम क्वालिटी का कंपैरिजन अपने मुंह मिट्ठू तो बनते रहेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा हम किसी तीसरे आदमी से कांटेक्ट करें। वह तीसरा आदमी हमारे जंगल के राजा हैं, वह बड़े निष्पक्ष और बहुत ईमानदार हैं। ऊँट भी इस बात को मान जाता है। तब वो दोनों मिलके शेर राजा के पास जाते हैं और शेर राजा के पास जाके अपनी कहानी बताते हैं। तब शेर राजा बोलता है, देखो सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है, दोनों को आपस में से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, फिर भी दोनों के बीच में मुकाबला जरूर किया जा सकता है। तो मैं तुम दोनों को एक मुकाबला देता हूँ, जो भी उसमें जीत गया वो श्रेष्ठ। तुम दोनों में एक काम करो, उस झरने के क्रॉस करके काली पहाड़ी के पास जाके 2 पत्ते हैं बहुत सुंदर वाले, वो तुम उठा के, जो चंदन के हैं वो तुम लाके मुझे दे दो, जो भी सबसे पहले लाके देगा वो विनर होगा, वो श्रेष्ठ होगा। तब ये बात दोनों को जम जाती है, दोनों उसके लिए वहाँ से रेस लगाना शुरू कर देते हैं। हिरन तेज होता है इसलिए हिरन तो उसको बहुत पीछे छोड़ देता है और जैसे ही झील आती है वो झील के अंदर कूदता है और झील को पार करने लगता है। तभी वहाँ पे मगरमच्छ आ जाता है
जैसे ही हिरन मगरमच्छ को देखता है वो तो फुर्ती से झील से बाहर निकल के आ जाता है। तभी ऊँट वहाँ पे आता है। ऊँट बोलता है, अरे हिरन, तुम तो झील के पास ही क्यों रुक गए? तुम तो आराम से क्रॉस करके जा सकते थे। तब वो हिरन बोलता है, अरे नहीं नहीं, इस झील में बिल्कुल नहीं जाना। इस झील में वो मगरमच्छ है, वो मैं पकड़ लेगा और अंदर ले जाएगा और मार देगा। तब ऊँट बोलता है, अरे नहीं नहीं, कोई भी यहाँ पे मगरमच्छ नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमको इस पानी में जाने में डूबने का डर लग रहा है, इसलिए तुम नहीं जाना चाहते। मैं इतना लंबा चौड़ा हूँ, मैं तो आराम से क्रॉस कर लूँगा। तब वो हिरन बोलता है, नहीं नहीं, मेरे को तैरना आता है, मैं जा सकता था, लेकिन मैं नहीं जा रहा क्योंकि वो खा जाएगा पक्का। ऊँट उसकी एक नहीं सुनता, वह ऊँट को बहुत समझाता है। ऊँट बोलता है, अरे चलिए, हटिए यहाँ से, मुझे जाने दीजिए। और ऊँट पानी के अंदर उतर जाता है। जैसे ही वो पानी के अंदर थोड़ा और आगे जाता है, वही मगरमच्छ आ जाता है और उसका पैर पकड़ लेता है। जैसे ही वो उसका पैर पकड़ता है, ऊँट तो चिल्लाने लग जाता है, अरे बचाओ, अरे बचाओ, इस मगरमच्छ ने तो मेरा पैर पकड़ लिया, अरे बचाओ, अरे अरे मेरे प्यारे दोस्त हिरन, यार मुझे बचाना, ये तो सही में मुझे मगरमच्छ ने पकड़ लिया, मुझे माफ़ कर, मैंने तेरी बात का विश्वास नहीं किया, अरे बचाओ बचाओ। हिरन जब ये देखता है तो हिरन को लगता है, अरे ये कैसा भी हो मेरा दोस्त है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। वो सोचता है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तभी उसे दूर पेड़ पे खूब सारे बंदर दिखाई देते हैं। वह बंदरों के पास जाता है, उनको बोलता है, अरे बंदरों, प्लीज़ मेरे दोस्त की मदद करो ना, वो सफ़ेद ऊँट को मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। तभी बंदर बोलते हैं, अरे वो नकचढ़ा सफ़ेद ऊँट, वो तो बहुत बुरा है, उसकी तो बिल्कुल मदद नहीं करनी चाहिए, मगरमच्छ को ले जाने दो उसको, बहुत अच्छा हुआ, जंगल में शांति होगी। तब हिरन बोलता है, अरे नहीं नहीं, वह जो भी है इस जंगल का सदस्य है, हम सभी इस जंगल के मिलजुल के रहते हैं, सभी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, हमें उसकी इस समय मदद करनी चाहिए, हमें अपना फर्ज निभाना चाहिए। हिरन के समझाने पे बंदर समझ जाते हैं। बंदर सारे पेड़ से नीचे उतर के सब लोग अपने हाथ में पत्थर उठा लेते हैं और नदी के किनारे किनारे जाके उस मगरमच्छ पे पत्थर बरसाने लग जाते, एकाएक पत्थर बरसाते हैं। इतने सारे पत्थरों की बरसात होते हुए मगरमच्छ डर जाता है। वह ऊँट को छोड़ के नदी के अंदर डीप में चला जाता है। तभी ऊँट फटाक से बाहर आ जाता है और ऊँट बाहर आने के बाद हिरन ऊँट को बोलता है, देखिए ऊँट, तुमको अपनी सुंदरता पे कितना घमंड था, तुम इन बंदरों के साथ भी बुरा बर्ताव किया था, तुमने हर जानवर के साथ बुरा बर्ताव किया, लेकिन आज देखो इन्हीं बंदरों ने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए अपनी सभी के साथ अच्छे से व्यवहार रखना चाहिए आपको। ऊँट बोलता है, हाँ हाँ, मैं अब तक अंधेरे में जी रहा था, मैं बिना किसी कारण अपनी सुंदरता पे घमंड कर रहा था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने सभी जंगली जानवरों के साथ दुर्व्यवहार किया, मैं इसके लिए सभी जंगली जानवरों से क्षमा याचना मांगता हूँ, सभी से माफ़ी मांगता हूँ। मैं अब से सभी के साथ मिलजुल के रहूँगा और काफ़ी इंजॉय करूँगा। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमने इस कहानी से यह सीखा कि हमें हमारी किसी एक विशेषता पे घमंड नहीं करना चाहिए और हमें रंग भेद तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें सबके साथ समान तरह का व्यवहार करना चाहिए और भाईचारे के साथ रहना चाहिए, जिस तरह से हिरन का कैरेक्टर था इस स्टोरी में। हैप्पी एंडिंग। खूबसूरत और मनोहर कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी